मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए। आज हमने दो क्लासेस रखी है, एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी पर और दूसरी क्लास हमने रखी है आस्क मी एनीथिंग अबाउट यूपीएससी सीएसई। जितने भी डाउट आपके होंगे यूपीएससी सीएसई में 21, 22, 23 वाले स्टूडेंट्स के, जो वो जानना चाहते होंगे कि हम यूपीएससी के बारे में अभी तक हमें ये क्लैरिटी नहीं है, तो वो सारे के सारे डाउट हम चाहेंगे कि सॉर्ट आउट हो जाए। तो आज हम पहले एनसीईआरटी पर डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी का। सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट जो 2020 वाले हैं उन लोगों को मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंस था उनके लिए अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब उनके लिए केवल रिवीजन की बातचीत चलेगी। अब जो इंपॉर्टेंस हम 2021 की बात करेंगे उनके लिए बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम एनसीईआरटी ही क्यों, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हम स्टेट बोर्ड की एग्जाम को क्यों नहीं प्रेफर करते हैं, एनसीईआरटी को ही इतना प्रेफर क्यों करते हैं, क्या खासियत है एनसीईआरटी की किताबों में। तो इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला तो है राइटर। जो भी राइटर हैं वो एनसीईआरटी के बहुत बड़े राइटर है, जिनकी अलग अलग कई पब्लिकेशंस के पास किताबें भी होती है। और कोई एनसीईआरटी की बुक को एक सिंगल राइटर लिख नहीं रहा है, बल्कि ग्रुप ऑफ राइटर हैं। और इस कारण से इसके अंदर उस कंटेंट को फिल करने की कोशिश की जाती है जो मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट से डिमांड करने की, या फिर एक ह्यूमन बीइंग या फिर हम इंडियन पर्सन से डिमांड करने की उम्मीद करते हैं। तो एनसीईआरटी के जो राइटर्स हैं उसके कारण एनसीईआरटी की डिमांड बहुत ज्यादा है। और दूसरा, इसमें जो एक्सप्लेन किया गया बेसिक कंसेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एनसीईआरटी 12 क्लास की इकोनॉमिक्स की किताब को देख लीजिए, एनसीईआरटी एनसीईआरटी 12 क्लास की इकोनॉमिक्स की किताब को देख लीजिए। इकोनॉमिक्स की किताब को देख लीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में शायद आपको कोई किताब उतना बेटर ना समझा पाए जितना बेटर तरीके से इन्होंने फाइनेंशियल एफआरबीएम फाइनेंशियल जो डेफिशिएट होता है, फाइनेंशियल रिफॉर्म एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट हैं, एफआरबीएम को एक्सप्लेन किया है। मतलब अगर हम एक सिंपल सी बात करें तो एक बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। और इसी कारण से मैं बार बार प्रेशराइज करता हूं कि कई सारे बेसिक कंसेप्ट जो हमें एक्सप्लेन नहीं मिलेंगे कहीं जगह पर, वो यहां पर बेटर मिल जाएंगे। बहुत सारा डाटा जो शायद हमें किसी भी बुक में कंफ्यूज कर सकता है, वो हमें यहाँ पर ऑथेंटिक मिल जाएगा। तो मेरा प्रेशर या दबाव होता है कि आप एनसीईआरटी को कभी भी प्रेफर करिए जब भी आपको कोई बेसिक कंसेप्ट ना लगे, समझ में आए। तो एनसीईआरटी की जरूरत है दो चीजों के कारण। एनसीईआरटी की डिमांड है राइटर और बेसिक कंसेप्ट के कारण। अब मैं एनसीईआरटी की नीड बता दे रहा हूं कि एनसीईआरटी का नीड क्या है हमारे यूपीएससी की एग्जाम में, और फिर मैं अलग अलग एनसीईआरटी की किताबों पर आ जाऊंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी का दो इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस, आपके पीटी में कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एज इट इज एनसीईआरटी में मिलेंगे। और केवल यूपीएससी में ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए भारत की, उसमें एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो सीधे रिलेटेड होंगे, जो सीधे जुड़े होंगे एनसीईआरटी से। मैं जो अनुभव करता हूं, जो लगभग मैंने 2011 से लेकर 2019 के पेपरों का एनालिसिस अभी हाल फिलहाल में किया है, मैं उसमें दावा कर सकता हूं कि एनसीईआरटी ने अप्रोक्सीमेटली हर साल 55% क्वेश्चन दिए हैं। 55% क्वेश्चन दिए हैं। गुड मॉर्निंग। तो 55% क्वेश्चन हम सीधा यही से ले सकते हैं।
काली बागान में बंगाल के एविडेंस मिले थे क्या, मैं समझा नहीं किस डायरेक्शन का सवाल है। तो 55% क्वेश्चन, मतलब जितने टाइम आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, यकीन मानिए अगर उससे ज्यादा टाइम आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो श्योरिटी रहेगी, गारंटी रहेगी, और आप खुद कहेंगे कि हाँ, हम एनसीईआरटी को कवर करने के बाद एक सेटिस्फाइड है, लिमिटेड दायरा है, लिमिटेड सिलेबस है, और लिमिटेड आपको पढ़ना है। करंट अफेयर का अनलिमिटेशन है। और मान लो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो पहला अटेम्प्ट फेल हो गए, पहला अटेम्प्ट फेल हो गए, तो जितना 1.5 साल का करंट अफेयर था शायद अब वो 0 हो गया तुम्हारे लिए। लेकिन अगर एनसीईआरटी में पहला अटेम्प्ट फेल हो गए तो वो अगले साल 0 नहीं होने वाला है। बिल्कुल रणवीर, मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी से ज्यादा अगर मैं कोई बात कहूं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सॉरी, एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा बड़ा प्लस पॉइंट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग पीटी फेल हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता मान लेते हैं, हमारा जो स्पेशल 4 महीने का क्लास है वो प्लस पर मिलेगा चेतना, और आपको उसके लिए प्लस पर जो कोर्स है उस पर जाना होगा। और अभी हमारा जो नया कोर्स 1 फरवरी से स्टार्ट होगा वो कल या परसों में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का प्लस पॉइंट क्या है, अगर ये वाला पीटी फेल हो जाता है तो अगले पीटी में काम आएगा, अगले पीटी में काम आएगा, तो कभी ये मतलब आपकी ये जो मेहनत है ये बेकार नहीं जाएगी। क्योंकि करंट अफेयर में हो सकता है कि आपकी मेहनत बेकार चली जाए, लेकिन यहां मैं दबावपूर्ण तरीके से कह सकता हूं कि यहां पर आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा, पीटी में एज इट इज मिल जाएगा। अब मैं दूसरा उसी टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मेंस में भी मैं दूसरी बात बता रहा हूं, एनसीईआरटी के मेंस के क्या इंपॉर्टेंस है। गुड मॉर्निंग रणवीर, अभी मैं हिस्ट्री पर कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे, मैं एनसीईआरटी बताने जा रहा हूं और तुम हिस्ट्री के सवाल पूछ रहे हो। तुम थोड़ा सा पॉइंट पर रहा करो ना, जब मैं 10 मिनट आखिरी में दूंगा तुम एनसीईआरटी से डाउट पूछ लो, और जो डाउट तुम्हें पूछने, आज मी एनीथिंग, आज हमने 2 बजे क्लास रखी है उसमें आप पूछ लीजिएगा। अब मैं मेंस के सवालों पर आ रहा हूं कि मेंस के सवालों का क्या इस एनसीईआरटी के सवालों से लेना देना है। यकीन मानो, अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली है तो मेंस के 30% क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा ना सही लेकिन 30% क्वेश्चन आपको सीधी मदद करेंगे एनसीईआरटीज में, एनसीईआरटी में आपको सीधी मदद करेंगे। धर्मेंद्र, मुझे बताओ क्या डाउट आ रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद शिव। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं एक और बात आपको बता रहा हूं, आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, आप यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये एक ऐसा खाका है जो एक बार अगर तैयार हो जाए तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट करने में ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। 100% शुभम, 100%, उससे बियॉन्ड जाना ही नहीं है। अब एक बड़ा सवाल आपके एनसीईआरटी में आप लोगों का जो आता है कि हम लोग सर एनसीईआरटी में नहीं पढ़े या पुरानी, तो जनरली मैं सजेशन दूंगा कि अगर आप न्यू एनसीईआरटी भी कवर करते हैं तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में एक बेनिफिट ये है कि डाटा थोड़ा सा अपडेट है, सिलेबस थोड़ा सा कम है। अगर आप लोगों को मैं कहूं कि 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी एनसीईआरटी यदि आपने कवर कर ली तो मैं दावा कर रहा हूं कि आपको कभी उन 2 सब्जेक्ट में किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी किताब को और आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन 2 विषयों की एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो। सबसे पहला, जियोग्राफी। मैं बता रहा हूं न्यू एनसीईआरटी को कैसे जाने, धर्मेंद्र का बड़ा सा बढ़िया सवाल है। जो न्यू एनसीईआरटी है धर्मेंद्र, वो एनसीईआरटीज आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, वेबसाइट पर मिल जाएगी, और आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपको उसे समझना है तो जो 2010 और 11 का पब्लिकेशन है
जो 2010 और 11 का पब्लिकेशन है वो नई एनसीईआरटी कहलाती है। रूपाली का सवाल है कि एनसीईआरटी को कैसे कवर करें, मैं उस पर भी आता हूं। क्या एनसीईआरटी अपडेट होने वाली है? राकेश, अगर एनसीईआरटी अपडेट होने भी वाली है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी कितनी भी अपडेट हो जाए उसके मूल कंसेप्ट नहीं बदलेंगे, केवल डाटा में परिवर्तन आएगा। धन्यवाद सौरभ। मैं इंग्लिश में अगर हो तो बायलिंगुअल मिल सकते हैं बायोलॉजी के सौरभ, एग्जाम कर पर मिल जाएंगे। अब जरा पहले सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। न्यू एनसीईआरटी में पहले तो दो ऐसी एनसीईआरटीयां, फिर मैं आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी को कवर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली एनसीईआरटी जिसको आपको करना ही चाहिए वो है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी अगर मैं आपसे कहूं तो आपको इसमें थोड़ी सी भी कोताही मत बरतिए और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी कवर कर लीजिए। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी कवर कर दीजिए। मैं दावा कर रहा हूं यदि ये आपने 6 साल की एनसीईआरटियां कवर कर ली, 7 साल की एनसीईआरटियां कवर कर ली, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको ज्योग्राफी में और कुछ नहीं पढ़ना है, ना पीटी में ना मेंस में। मैं बिल्कुल रणवीर उस पर भी बात कर दूंगा कि कंपलसरी पेपर जो पासिंग होते हैं वो क्या है, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन अभी आप पहले हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए जो हम एनसीईआरटी पर पूछ रहे हैं। राकेश का सवाल है कि एनसीईआरटी क्लास वाइज पढ़े या सब्जेक्ट वाइज? तो राकेश सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट जब कवर करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर हम क्लास वाइज बाद में देख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज कर लिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया धर्मेंद्र। तो 11-12 को कवर करना जरूरी है क्योंकि वो ज्यादा डिटेल में और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनते चलिएगा। बिल्कुल अभी अभिनव हम ऑफलाइन जनरली केवल एएलएस में सीसेट की क्लास ले रहे हैं, बाकी ऑफलाइन अभी हम क्लास कहीं पर नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्योग्राफी 6 to 12 न्यू एनसीईआरटी, और मैं इसमें लिखित में गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने इन एनसीईआरटी को कवर कर लिया ज्योग्राफी में तो आपको कभी कोई भी अतिरिक्त किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो देख लिए हैं तो आप किताब को मत उठाइएगा क्योंकि मैं उसे लाइन टू लाइन कवर करा रहा हूं। इसलिए अगर आप मेरी 6 to 12 ज्योग्राफी की सीरीज देख रहे हैं तो मैं दावा कर रहा हूं कि आपको उसमें कुछ करना ही नहीं है, केवल आप मेरे वीडियोस को एक बार या 2 बार सुन लीजिए, आपका कंप्लीट एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। अब सवाल है रितु का कि केवल 11-12 की एनसीईआरटी में बताऊंगा रितु किसकी एनसीईआरटी कौन से क्लास तक की कवर करनी है, पर अभी मैं ज्योग्राफी पर हूं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। कितना टाइम देना चाहिए, मैं उस उर्वशी उस पर भी बात करता हूं, कितना टाइम देना चाहिए, पढ़ना कितने फायदेमंद, मैं उस पर भी बात करूंगा राकेश। पर अभी थोड़ा वेट करो ना, वीडियो से ही अगर आप हमारी ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं तो सफिशियंट है। अब मेरी बात पहले ध्यान से सुन लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल, पीटी और मेंस रणवीर दोनों के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सफिशिएंट है। उम्मीद है कि हमारा ज्योग्राफी मार्च तक में कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मधुकर सर ऑफिशियल के नाम से आपको मिलेगा। अब जरा मेरी एक और बात समझना, ज्योग्राफी में मान लो क्लास 6 की मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी मैं आपको बताऊं कि ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे की एनसीईआरटी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब मैंने सारी ज्योग्राफी पढ़ी है और मैं पढ़ा भी रहा हूं, तो मैंने इस एनसीईआरटी को देखा है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा 7 आवर की है, क्लास 7 की एनसीईआरटी 9 आवर की है, क्लास 8 की एनसीईआरटी 12 आवर की है, क्लास 9 की एनसीईआरटी भी 15 आवर्स की है, 10 की एनसीईआरटी 15 आवर्स की है, 11 की एनसीईआरटी बड़ी है तो 35 आवर्स की है, और 12 की एनसीईआरटी 30 आवर्स की एनसीईआरटी है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि अगर आप ज्योग्राफी को तैयार करने जा रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए, या आपको टारगेट दे देगा कि इतने घंटे में आपको एनसीईआरटी रेडी करनी है, इससे कम में कर लो तो और बढ़िया। तो 7 और 9 16, 12 28, 28 और 30 58, 58 हम कह सकते हैं 88, 90,
और 133 आवर्स, मतलब 135 आवर्स की अगर आप ताकत से तैयारी कर ले, आप 135 आवर्स को पढ़ ले, तो शायद आपको बहुत इजी जाएगा एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर करने में। अब ये 135 घंटे हैं। अगर आप डेली 4 घंटे भी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो मेरे हिसाब से 1 महीने में आप एक विषय को रेडी कर सकते हैं। पर अब यहां पर 1 महीने में जब ये एक विषय रेडी होगा ना, मैं आपको दावा कर सकता हूं कि आपको फील होगा कि आपने एनसीईआर यूपीएससी में कुछ कॉन्क्रीट कर लिया है, कुछ सॉलिड कर लिया है। आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अब मेरा ज्योग्राफी तो रेडी है, कोई सब्जेक्ट मुझे आए या न आए, लेकिन मैंने ज्योग्राफी तो रेडी कर लिया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग डिसाइड करिए कि आपको कितना समय उसे लगेगा कवर करने में। अब मान लो 1 महीने की जगह 1.5 महीना लग गया किसी को, तो भी कोई बुरा नहीं है। यूपीएससी जैसी एग्जाम में यदि कोई व्यक्ति 1.5 महीने में एक विषय कर ले तो क्या बुरा है इसमें। अब रणवीर का सवाल है रिवीजन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी कवर कर ली तो एनसीईआरटी में जैसे क्लास 6 में आपने नोट्स बनाने चाहिए थे, नोट्स बनाने चाहिए थे, और क्लास 6 के नोट्स ज्यादा से ज्यादा 10 पेज के बनने चाहिए, 10 पेज के। अब मुझे बताओ कि अगर तुमने नोट्स बना लिए तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 250 पेज की एक कॉपी बनेगी। मान लो कि 250 पेज की एक कॉपी बन गई। गुड मॉर्निंग। 250 पेज की कॉपी बन गई, हमारे एक एक पर 250 पेज की कॉपी बन गई। वो मुझे बताना रणवीर, इस 250 पेज की कॉपी को तुमने अपने हाथों से लिखा है, क्या इसको रिवीजन तुम नहीं कर पाओगे 40 घंटे में? पहली बार 40 घंटे में रिवीजन होगा, दूसरी बार 30 घंटे में रिवीजन होगा, तीसरी बार 30 घंटे में 20 घंटे में रिवीजन होगा। एक समय ऐसा आएगा कि तुम इस एनसीईआरटी को 5 घंटे में पूरी ताकत से रिवाइज कर पाओगे। बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं राकेश, बिल्कुल बिल्कुल उसके नोट्स बनाते चलना बस। बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हो। मैं उस पर भी आ रहा हूं कि बुक्स के साथ कभी कभी अलग से नॉलेज में जाने में और टाइम लग जाता है। मैं उस पर भी आ रहा हूं। जैसे रिवीजन के लिए तो मैं कहूंगा कि 3 रिवीजन में ही कॉपी अपने कब्जे में हो जानी चाहिए, पर अगर लगे तो एक रिवीजन आप अपनी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट 21 का है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है एक एक विषय को कवर करने का। मतलब मैं अगर 21 का स्टूडेंट हूं ना, तो मैं एक बार करंट अफेयर को इग्नोर कर दूंगा, लेकिन मैं एक एक सब्जेक्ट को पूरी ताकत से कवर करते चलूंगा। बिल्कुल। और हर हर सब्जेक्ट में आप हमेशा ही हर 20 पन्नों के बाद 3-4 पेज खाली छोड़ा करिए, क्योंकि कुछ भी नई चीज मिले तो आपको बड़ा मजा आएगा। अब जैसे रणवीर 2023 का टारगेट है, तो मैं कहूंगा तुम आज से इसमें लग जाओ। मैं गारंटी लेता हूं कि 2023 में पहले अटेम्प्ट में तुम कह दोगे कि सर मैं निकाल दूंगा इस एग्जाम को। 2020 वालों के लिए अब एनसीईआरटी नहीं है, अब रिवीजन का समय है। तो अब आप अपने जो भी कमजोरियां हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको कवर करते चलिए। एनसीईआरटी के साथ ऑप्शनल पर हम बात करेंगे। भारतीय, पहले मैं एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। मैं उस पर भी बात करूंगा कि ऑप्शनल और एसे के लिए क्या कर सकते हैं टिंकू, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर 23 में फर्स्ट अटेम्प्ट है तो इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता है। 100% राकेश, घबराओ नहीं। जो टॉपिक समझ में नहीं आता है, जिसे हमने याद कर लिया, हो सकता है साल भर के बाद वो टॉपिक तुमने रट लिया था, लेकिन अब तुम्हें उस टॉपिक की पूरी बारीकी से बारीक बात समझ में आ जाएगी। अब सत्य प्रकाश का जो सवाल है कि ओल्ड या तो न्यू एनसीईआरटी, तो मैंने बताया ज्योग्राफी में आप न्यू एनसीईआरटी कवर कर लेंगे तो कोई बुरा नहीं है। न्यू एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, कोई बुरा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बेस्ट रहेगा ये। अब दूसरा सब्जेक्ट, और मैं बता दूं आपको कि कितना भी यूपीएससी बदलाव कर ले, ये बदलाव नहीं हो सकता है। यूपीएससी कितनी भी बदल ले, लेकिन ये परिवर्तन नहीं होगा। और इसी कारण से मैं आप लोगों से दावा पूर्ण कह सकता हूं कि आपने अगर इसको को सॉल्व कर लिया तो आपको कभी भी यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने में तकलीफ नहीं जाएगी। अब मैं दूसरी एनसीईआरटी आ रहा हूं, दूसरी एनसीईआरटी आ रहा हूं हिस्ट्री की। 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 दूसरी एनसीईआरटी आ रहा हूं हिस्ट्री की।
हिस्ट्री की बिल्कुल मैं एक एक टाइमलाइन पर भी चर्चा कर दूंगा धर्मेंद्र। अब मैं हिस्ट्री के एनसीईआरटी पर आ रहा हूं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हिस्ट्री क्योंकि कोई करंट का सब्जेक्ट नहीं होता है, हिस्ट्री कोई करंट का सब्जेक्ट नहीं होता है, सफिशिएंट है बिल्कुल बलजीत। एनसीईआरटी ज्योग्राफी में बहुत सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है। जब आप तैयारी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचेंगे तब आप हमारी वाली जो ज्योग्राफी की क्लास स्पेशल ले रहे हैं उसे भी कर सकते हैं। प्रभाव पर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है तो उदयबान थोड़ा सा धीमे वहां पर हम वीडियो को कर सकते हैं और धीमे नोट्स बनाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल यही से स्टार्टिंग करो शरद, आप ज्योग्राफी की किताब से स्टार्टिंग करो। 23 के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट कर दो, क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में स्टार्ट कर दो। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पूरी तरह से 100% बेनिफिट मिलेगा कि आप बहुत बेहतर तरीके से इसे कवर कर पाओगे। अब बात आती है हिस्ट्री की, अब बात आ रही है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में मैं आपको सजेशन दूंगा कि पुरानी किताब मत लेना, ओल्ड एनसीईआरटी लेना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुकेश, आप 1 फरवरी से हम स्टार्ट करने वाले तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओल्ड एनसीईआरटी कवर करनी है किसमें? हिस्ट्री में। और यकीन मानिए कितनी, केवल छठवीं, सातवीं, आठवीं की ओल्ड एनसीईआरटी। बिल्कुल बिल्कुल 8 कंप्लीट कर लेंगे, लगभग मैक्सिमम कंप्लीट कर लेंगे हम, बढ़िया अगर आपने किया है तो। छठवीं, सातवीं और आठवीं की ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप कवर कर लेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप कवर कर लेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको कभी भी कोई भी हिस्ट्री में तकलीफ नहीं जाएगी। यही है बलजीत, ये छठवीं, सातवीं, आठवीं सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा की ही लिखी हुई है। आप अगर इसको ब्लैक सॉन की किताब से परचेस करोगे ना बलजीत, तो वो 300-400 रुपए की है। ये बड़े मुश्किल से 60-70 रुपए की किताबें हैं, 200 रुपए में तीनों किताबें मिल जाएगी। और मेरा दावा है कि आपको उससे बियॉन्ड कुछ करना नहीं पड़ेगा। मुकेश अगर आपको ये कोर्स लेना है और कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, 7834811405। आप अनअकैडमी प्लस को ऐप को डाउनलोड कर लोगे और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सब्सक्रिप्शन क्लिक करते चलना, अपने आप आइडिया लग जाएगा। पॉलिटी के लिए क्या करेंगे मैं उस पर भी आता हूँ शरद, लेकिन पहले इसको तो सुन लो। बिल्कुल कोई बात नहीं, तो सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा की लिखी हुई किताबें है ये। नहीं अगर कोई बात नहीं संजय ले लिए तो कोई बुरी नहीं है, लेकिन ये बेस्ट किताबें हैं। मतलब मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूपीएससी में, इससे ज्यादा आपको कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। यदि आपने छठवीं, सातवीं, आठवीं की ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री में पढ़ ली और उसके बाद आप 11वीं और 12वीं को कवर कर लीजिए आप, तो आपका आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा। 11वीं और 12वीं को कवर कर लीजिए तो आपका आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा। 11वीं और 12वीं के लिए आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा 100%। 9 और 10 के लिए अगर आप करेंगे तो वर्ड हिस्ट्री कवर हो जाएगी। तो मेरा सजेशन जो आप लोगों से है, ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री में आप नई एनसीईआरटी की जगह अगर ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री में कवर कर लेंगे तो कोई बुरी नहीं होगी। वो मुझे नहीं आइडिया रणवीर, उतना तो मैंने देखा नहीं क्योंकि उसमें पूरा ग्रुप होता है, उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। पर ये छठवीं, सातवीं, आठवीं जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ये सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखी हुई किताब है। तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी है, तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी वो बढ़िया एनसीईआरटी मानी जाती है, लेकिन मेरा सजेशन है कि उसको कवर करने के लिए इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। पर यदि आपका हिंदी मीडियम है तो इससे ज्यादा खूबसूरत किताब मैंने तो नहीं देखी है हिस्ट्री में। बिल्कुल 11 और 12 का कंप्लीट हिस्ट्री कर लिया है तो बहुत बढ़िया है, पर छठवीं, सातवीं, आठवीं को आप पढ़ लीजिए, बहुत ही 100% बेस्ट रहेगा। आर एस शर्मा जो रणवीर आती होगी शायद वो अलग से पब्लिकेशन की होती होगी, पर एनसीईआरटी में मैं जिनकी बात कर रहा हूँ छठवीं, सातवीं, आठवीं सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखी हुई है। बिल्कुल नहीं मिलती हिंदी में निक्की, क्योंकि तमिलनाडु में या तो तमिल में मिलेगी या तो फिर इंग्लिश में मिलेगी, पर आपको वह हिंदी में नहीं मिलेगी। बलजीत अभी फैक्ट नहीं सब कुछ,
जैसे हिस्ट्री में तो कोई बदलाव ही नहीं आएगा, तो सब कुछ राकेश जितने भी क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो आपको 6वीं 7वीं 8वीं की इस किताब में पूरे मिल जाएंगे। बुरी किताब देखो आदित्य, किताबें बुरी नहीं कह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं बेस्ट क्या है। बेस्ट क्या है, 6वीं 7वीं 8वीं ओल्ड एनसीईआरटी आप ताकत से कर लीजिए, एंशिएंट मिडवेल और मॉडर्न तीनों ताकत से कवर हो जाएंगे। रणवीर मैं कह रहा हूं कि सारी किताबें अच्छी है, बुरी कोई नहीं, मैं बेस्ट की बात कर रहा हूं कि बहुत ही कम कंटेंट और बहुत ही खूबसूरत कंटेंट। अगर मेरी बात को तुम लोग समझ पा रहे हो, 6वीं 7वीं 8वीं की ओल्ड एनसीईआरटी समरी है और तुम्हें उतना ही पढ़ना है, तुम्हें उतना ही पढ़ना है। अगर तुम्हें किताबें खरीदनी है, हवाबाजी करनी है, तो बात अपनी जगह पर है, पर मैं दबावपूर्ण तरीके से कह रहा हूं कि केवल यही किताबें हैं जो मेरे नजर में यूपीएससी कवर करा देगी। शरद, हम हमारा जो मुखर्जी नगर में हमारा कोचिंग क्लास ऑफलाइन था, हमने उसे क्लोज किया है क्योंकि हम ऑनलाइन कंप्लीटली क्लास ले रहे हैं। मिल सकता है संजय, मैक्सिमम यूट्यूब पर वीडियो वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आदित्य अगर पुराना नहीं मिल पाता है तो आप एक बार दिल्ली आ जाइए, तो मुखर्जी नगर करोल बाग यहाँ पर आपको पुराना मिलेगा हमेशा ही। हिस्ट्री में याद रखने में दिक्कत सभी को आती है राकेश, लेकिन उसको कहानी के रूप में पढ़ो। और ये जो 6वीं 7वीं में 8वीं बता रहा हूं ना, ये आपको कहानी बताएगी, कहानी बताएगी। ओल्ड एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में तो आपको इलाहाबाद में मिल जाएगी, अगर आपका इलाहाबाद से संपर्क है तो इलाहाबाद में मिल जाएगी। यदि आपको हमसे मिलना है तो आप मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा हॉल पर आइए। बत्रा सिनेमा हॉल के आगे एक चावला रेस्टोरेंट है, उसी लेन में अन अकेडमी स्टूडियो प्रभाव का स्टूडियो बनाया है हमने, वहीं पर आप आकर हमसे मिल सकते हैं, वहीं पर आप हमसे मिल सकते हैं। विकास बिल्कुल पब्लिकेशन के लिए चली गई है, बहुत जल्दी 2 या 3 फरवरी को मैं कह सकता हूं आपको कि ऑनलाइन आपको अमेजोन पर शायद मिल जाएगी, तो बिल्कुल जल्द ही अब आपको 7 दिन से के अंदर वो मिल जाएगी किताब। अभी हम एथिक्स पर बात करेंगे बलजीत, पर अभी मैं एनसीईआरटी पर बात कर रहा हूं ना आज। मुझे आस्क मी एनीथिंग, जब मैं आज 2:30 बजे क्लास लूंगा, उसमें आपको जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आज हम एनसीईआरटी पर पूरी तरह से बात कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं फिर उर्वशी, अगर आपने वीडियो देख लिया है तो फिर बुक मत पढ़िएगा, क्योंकि मैंने लाइन टू लाइन कवर किया है तो आपके लिए सफिशियंट है। पर जहां आपको कोई वीडियो नहीं मिले, आप बुक को प्रेफर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और पॉइंट यहां बता रहा हूं कि एनसीईआरटी को कवर कैसे करेंगे। सभी सभी टीचर अन अकेडमी पढ़ाएंगे शरद, सभी पढ़ाते हैं। आज इकोनॉमिक्स की क्लास 5:30 बजे तो है ही, बिल्कुल आदित्य रहेगी। और अभी दोपहर में भी एक क्लास में रखूंगा अभी आदित्य। अभी एथिक्स की कोई एनसीईआरटी नहीं होती बलजीत, एथिक्स की कोई एनसीईआरटी नहीं होती है। हरियाणा पीसीएस में हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। देखो अगर राकेश हरियाणा पीसीएस में भले ही कम आते हो, लेकिन यूपीएससी से लेकर बाकी सभी एग्जामों में बहुत आते हैं। बिल्कुल वो कराएंगे, सुनील सर कराएंगे पॉलिटी, उसमें करवाएंगे शरद। तो अब मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि एनसीईआरटी में बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या करना है। जैसे कि जनरल साइंस, जनरल साइंस में मैं कहूंगा कि आप सभी एनसीईआरटी मत पढ़िएगा, केवल 9 और 10th की एनसीईआरटी आप पढ़िएगा जनरल साइंस में। जनरल साइंस में 9th और 10th की एनसीईआरटी, जिसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। और 11th और 12th की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे बायो की, 11 और 12 की एनसीईआरटी बायो की। लेकिन 11 और 12 की एनसीईआरटी आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 11 और 12 की जो एनसीईआरटीज हैं वो बहुत हाई लेवल की हैं, और उस लेवल से हमारा लेना देना कहीं से कहां तक नहीं है। इसलिए सभी लोग जब साइंस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 9th और 10th की एनसीईआरटी, 11 और 12 की एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। नहीं कोई बुरी नहीं है परीक्षा वाणी निक्की, लेकिन परीक्षा वाणी से भी ज्यादा खूबसूरत है 11 और 12। बाकी अगर आप लेना चाहते तो कोई बुरी किताब तो है ही नहीं, उसमें भी कंटेंट बहुत ज्यादा दिया है बायोलॉजी का,
और कोशिश की है कि बायोलॉजी को बहुत ज्यादा तरीके से डिटेल से कवर किया जाए। वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आप ल्यूसेंट की भी सामान्य विज्ञान की किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी की ही समरी बनाई है, एनसीईआरटी की समरी बनाई है सामान्य विज्ञान की किताब में। फार्मासिस्ट राकेश एक बार देख लेना, पर मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, उसका कोई आइडिया नहीं है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की सामान्य विज्ञान की जो आती है लूसेंट वाली, वो भी अच्छी किताब है। और बायोलॉजी के लिए तो मैं सजेशन दूंगा कि 11-12 जरूर पढ़ लीजिए। 100% सफिशियंट है अनास, 100%। उससे बियॉन्ड कोई जरूरत ही नहीं है, उससे बियॉन्ड कोई जरूरत ही नहीं है। शरत केवल सामान्य विज्ञान में, केवल सामान्य विज्ञान में लूसेंट की बात कर रहा हूं मैं, बाकी अभी कहीं नहीं। बाकी मैं आपको जल्दी एक किताब और निकालवाऊंगा जो एनसीईआरटी पर बेस्ड होगी, एनसीईआरटी पर बेस्ड होगी। वो किताब भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। हमारे जो नोट्स है साइंस के वो तो 100% धर्मेंद्र, उससे बियॉन्ड तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर आपका मन हो, जैसे कई बार होता है ना, कई बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें रेफरेंस बुक पढ़ने में अच्छा लगता है, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर वो रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं। बताओ रणवीर क्या दुकारा है? अब जरा हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं मनीष, अगर धीमा लग रहा है तो मैं सजेशन दूंगा कि तुम पहले तो कुछ वीडियोस देख लो एनसीईआरटी पर बेस्ड, जैसे कि हमारे ज्योग्राफी के चल रहे हैं, उसको देख लो। उसके बाद आप एक बार रीडिंग पर आओ। क्योंकि धीमा इसलिए क्योंकि शायद उसकी लैंग्वेज समझने में और उसको अंडरस्टैंडिंग करने में टाइम लग रहा है। तुम वीडियो क्लासेस पर थोड़ा सा सर्च करो, कुछ वीडियो क्लासेस को देखो थोड़ा सा, 15 दिन 20 दिन, जब तुम्हारा फ्लो बन जाएगा तब तुम किताबों पर वापिस आ जाओ। 100% बलजीत, बिल्कुल राकेश। उस नोट से आप सफिशिएंट पूरी बातें कवर कर लेंगे। इकोलॉजी के लिए एनसीईआरटी काफी नहीं है बलजीत, हम इकोलॉजी को बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है इकोलॉजी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रणवीर, तो लग जाओ पूरी ताकत से। ये है, इन दोनों विषयों की प्रॉब्लम ये है कि ये करंट बेस्ड है, ये करंट बेस्ड सब्जेक्ट है, ये करंट बेस्ड सब्जेक्ट है। और करंट बेस्ड सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ये होता है कि एनसीईआरटी उतनी मदद नहीं कर पाती है, एनसीईआरटी उतनी मदद नहीं कर पाती है। इकोलॉजी की एनसीईआरटी नहीं आती है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटियां हैं उसी में कई जगह पर इकोलॉजी आपको मिलेगा। जैसे ज्योग्राफी की क्लास 11 की एनसीईआरटी में जो आखिरी की यूनिट है क्लास 11 में, वो जैव मंडल है, बायोस्फीयर है। और बायोस्फीयर जैव मंडल के लिए, बायोस्फीयर जैव मंडल के लिए आप उस एनसीईआरटी को कर सकते हैं, उस एनसीईआरटी को कर सकते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल अगर आते भी राकेश तो स्किप कर दो, क्योंकि उस न्यूमेरिकल को समझने के लिए तुम्हें फिजिक्स को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। तैयारी में ये जानना जरूरी है कि कम पढ़ाई से क्वेश्चन होने चाहिए, न कि गहराई में जाने से 2 क्वेश्चन होने चाहिए। क्योंकि अगर गहराई में हर विषय में चले गए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन तुम हर विषय के एक्सपर्ट बन के फिर आंसर का जो छोटा करने का टारगेट होता है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं अभी आरएस पर भी आऊंगा, पहले इस पर गौर करते चलिएगा। तो ज्योग्रा इकोलॉजी इन्वायरमेंट आप दोनों करंट बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इसमें एनसीईआरटी की उतनी मदद मत लीजिए। यहाँ एनसीईआरटी मैं रोकूंगा, यहाँ मैं कहूंगा कि आप थोड़ा बहुत एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए क्लास 11 का आखिरी जो टॉपिक है, जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में आखिरी जो टॉपिक है उसे कर लीजिए। और बायोलॉजी में अगर आप 12 की किताब देखेंगे तो उसमें 4 इकाइयां हैं, 10, 11, 12 और 13, या 9, 10, 11, 12, शायद ये 4 यूनिट है। एक बार देख लेना। बस ये 5 यूनिट आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट में कवर कर सकते हैं। ये आपका बेसिक का स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपको सब्जेक्ट के बारे में एक आइडिया दे देगा,
आपका एक व्यू ओपन कर देगा कि सब्जेक्ट का व्यू क्या होता है और इस सब्जेक्ट को किस तरीके से और बेस्ट और बेहतर किया जा सकता है, इस सब्जेक्ट को और कितना खूबसूरत किया जा सकता है। तो अगर एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों से कहूं, तो आप लोगों ने इसमें आदत डालनी चाहिए, आप लोगों ने इसमें आदत डालनी चाहिए कि आप लोग यदि इस विषय में इकोलॉजी में बेस्ट करना चाहते हैं तो आपको करंट बेस्ड तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये 5 यूनिट पढ़ लेते तो आपका एक बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी एक बेसिक समझ इस विषय में हो जाएगी। जैसे इकोनॉमिक्स के बारे में मैं कहूं तो इकोनॉमिक्स में आप 9, 10 और 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ लीजिए। बस 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। पर ये आपको ये नहीं कहेंगे कि गारंटी हो गई, जैसे मैंने आपको गारंटी ली ज्योग्राफी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी में, मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको इससे बियॉन्ड कुछ पढ़ना ही नहीं है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के एनसीईआरटी में इससे बियॉन्ड कुछ पढ़ना ही नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी के लिए आप पूरी तरह से अगर हिस्ट्री पर बेस्ड हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। पूरी तरह से एनसीईआरटी पर बेस्ड है तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये करंट बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं और करंट बेस्ड सब्जेक्ट में एनसीईआरटी की मदद हम केवल अपने सब्जेक्ट को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन 100% श्योरिटी के लिए हम बात नहीं करेंगे। 100% श्योरिटी के लिए हम बात नहीं कर सकते हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? इकोलॉजी और करंट के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है बलजीत, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स के लिए और इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं सजेशन दूंगा कि जो मार्केट में रेफरेंस बुक आएगी, जो मार्केट में बुक नहीं आती है, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ तो इकोनॉमिक्स में बजट और सर्वे बहुत सफिशिएंट होता है। वैसी इकोलॉजी इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो मार्केट में जैसे कि दृष्टि की किताब आती है, इंग्लिश मीडियम में शंकर की किताब आती है, वो सफिशिएंट है। पर इन दोनों विषयों के लिए आप एनसीईआरटी पर निर्भरता मिनिमम रखेंगे। रणवीर, अगर आप पॉलिटी को देखना चाहें तो सुनील सर जो प्रभाव पर है वो भी कर सकते हैं। यदि आप उनसे नहीं करना चाहते तो आपके पास स्नेहिल सर हैं, वो उनका भी पॉलिटी बढ़िया है। आशीष सर है आपके पास पॉलिटी के लिए, आशीष सर हैं, इनका भी आप पॉलिटी कर सकते हैं। 100% धर्मेंद्र, हमारे वीडियो के बारे में पूछोगे तो हम कैसे मना कर देंगे धर्मेंद्र, उसमें बियॉन्ड तो आपको जाना ही नहीं है, उससे बियॉन्ड तो आपको जाना ही नहीं है। केवल आपको बजट और सर्वे कवर करना है, फिर बजट और सर्वे कवर करना है। आयुष सांगी शायद हिंदी मीडियम में है कि नहीं एक बार देख लेना रणबीर। अगर वो हिंदी मीडियम में नहीं है तो फिर आपको दूसरे टीचर देखने पड़ेंगे, और अगर इंग्लिश मीडियम है आपका तो कोई बुरा नहीं, बेस्ट है फिर तो। कोई बात नहीं, जैसे शुभाजीत दास, साइंस बैकग्राउंड से हम भी हैं, हमें भी कभी इकोनॉमिक्स पता नहीं था। बट मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपने कभी भी नहीं भी पढ़ा है तो भी आप क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करो, मजा आएगा आपको पढ़ने में। क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको समझ विकसित करा देगी। सदप, अगर इंग्लिश में आपको इकोनॉमिक्स लेना है तो आप हमारी क्लासेस भी कर सकते हैं, बायलिंगुअल लेते हैं हम। बाकी आपके पास मृणाल सर भी रहेंगे प्लस पर। हाँ बिल्कुल अक्षय, मैंने ट्राई किया है कि शायद लोग अब तो समझे, लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ तो हम उसको क्लोज कर देंगे। बढ़िया बढ़िया बलजीत, अगर इकोनॉमिक्स वाली क्लास देखे तो बहुत बेस्ट है फिर वो। और वो 100% नहीं है बलजीत ना, वो केवल 30 to 40% है। मैं रणवीर आरएस पर भी आता हूं, पर मेरी बात पहले एनसीईआरटी पर पूरी खत्म होने दो। नहीं, इन्वायरमेंट के जितने वीडियो है वो सफिशिएंट है शुभम, उससे बियॉन्ड आपको इन्वायरमेंट करना भी नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो जितना भी इन्वायरमेंट मैंने अभी तक कवर कराया है, आपको एज इट इज सवाल मिलेंगे उसमें। आप कोई भी एग्जाम देकर आ जाएगा, आपको एज इट इज सवाल उसमें मिल जाएंगे, एज इट इज सवाल आप उसमें से कवर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 15 फरवरी से जो क्लास हो रही, नहीं हम उसमें नहीं पढ़ाएंगे अनीस, हम उसमें नहीं पढ़ाएंगे अनास। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब बचे सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी में जो भी एनसीईआरटीज है, खास करके 11 क्लास की, वो बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। और वो एनसीईआरटी आपके लिए मेंस में, इससे ज्यादा खूबसूरत एनसीईआरटी मैंने नहीं देखी है मेंस के नजर से।
क्योंकि मेंस में आपको पॉलिटी में कैसे आंसर लिखने हैं, किस तरीके से आंसर को कवर करा जा सकता है, वो केवल और केवल इस 11 क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा, बाकी कहीं पर भी नहीं। इसलिए मैं आपको दबावपूर्ण तरीके से कह सकता हूं कि आप पॉलिटी में तो आप 11 क्लास की मेंस की एनसीईआरटी जरूर कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में हमने जो कवर करा है वही पर कवर करो। 100% काफी है। बस करंट अफेयर अपडेट करना है बलजीत, वो भी ज्यादा अपडेट नहीं करना है, ज्यादा अपडेट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे करंट वाली बातें मैंने कवर करा दी हैं। बहुत सारे करंट की बातें हमने उसमें कवर कराई है। बहुत सारे करंट की बातें हमने उसमें कवर कराई हैं। क्या दिखाना चाह रहे हो विक्रम, मुझे नहीं दिख पाया उसमें। 11 दो है। 11 में जो भारत की लोकतंत्र और उसकी चुनौतियां नहीं है, डेमोक्रेसी और चैलेंजेस, वही से सारे सवाल आते हैं। डेमोक्रेसी और चैलेंजेस से ही सारे सवाल मेंस के बनते हैं। ये किताब पॉलिटी की जो मेंस में है, इससे ज्यादा बेस्ट किताब की कहीं पर कोई जरूरत है ही नहीं। इससे ज्यादा बेस्ट किताब आपको मिल ही नहीं सकती है। गुड मॉर्निंग। इन्वायरमेंट के जो पीडीएफ है, इन्वायरमेंट का शुभम जो पीडीएफ है, वो आप अगर ना भी मिले तो मैंने जितनी क्लासेस करवाई है, एक बार उसके नोट्स खुद बनाओ ना। नोट्स जितने तुम लोग खुद बनाओगे, यकीन मानो उतना ही तुम्हारा तैयारी नजदीक होता चला जाएगा। ये पीडीएफ संभालने में और देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन आप खुद के नोट्स बनाइए। नहीं बलजीत, लक्ष्मीकांत तो लेना ही है। लक्ष्मीकांत आपकी पीटी और मेंस में मदद करेगी, कोई बात उसमें डाउट नहीं है। लेकिन ये मेंस के लिए सबसे बेस्ट बता रहा हूं मैं। ये मेंस के लिए सबसे बेस्ट बता रहा हूं, पर लक्ष्मीकांत कोई बुरी नहीं है। लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वही आपको पूरा बताएगी कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, अधिकार क्या होते हैं, सारी बातें बता पाएगी। लेकिन ये मेंस के लिए जितने भी सवाल बनते हैं, वो इसी किताब के सवाल होते हैं। मैं नोट्स बनाने के सवाल पर भी आता हूँ, नोट्स बनाने के सवाल पर भी आता हूँ। अभी आरएस के बारे में रणवीर आज मुझे आप 2:30 बजे पूछो, क्योंकि आरएस जो होता है वो एग्जाम राजस्थान पीसीएस के नजर से है। तो मैं चाहूंगा कि अभी मैं एनसीईआरटी पर बेस्ड आस्क मी एनीथिंग में आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। 100% रणवीर सफिशियंट है। पर आप किताबें जमा मत करना, एक किताब जब तक पूरी ना हो जाए, एक किताब जब तक पूरी ना हो जाए दूसरी किताब को लेने की जरूरत ही नहीं है। 6 वर्जन कोई जरूरत नहीं है वैसे तो मोहित, माही, मैंने देखा कि 6 वर्जन में कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं है, केवल 4-5 टॉपिक नए हैं। तो अगर आपको लगे तो आप उन 4-5 टॉपिक को एक्स्ट्रा फोटोकॉपी कर लेना, फोटोकॉपी कर लेना। तो उससे ज्यादा बियॉन्ड कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल इस समय कोशिश ये करिए, आप केवल कोशिश ये करिएगा कि किसी भी तरीके से जो भी किताब आपके पास है उसे पूरा कवर करने का टारगेट करिए। अब जैसे मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी आपका 50 to 60% सिलेबस हमेशा कवर कर देती है। क्वालिटी की अगर बोरिंग भी लगती है बलजीत, तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हर चीज हम बोरिंग थे नजर से तो नहीं देख सकते हैं। अब जरा मेरी बात एक और ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी अगर आपने कवर कर ली तो मैं लिखित में आपको दावा कर सकता हूं कि 55% से लेकर 60% आपके यूपीएससी का सिलेबस कवर हो जाता है। 55% से लेकर 60% का सिलेबस आपका कवर हो जाता है। 55% से 60% सिलेबस आपका इसी में कवर हो जाएगा, इसी में कवर हो जाएगा। और फिर जो रेफरेंस बुक, जैसे मैं कहूंगा कि मैंने हिस्ट्री के लिए कहा कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योग्राफी में मैंने कहा कि अगर आप रेफरेंस बुक ना भी पढ़ो तो हमारी क्लास को कर लेना, उससे बियॉन्ड आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेगी तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक्स में, लोकतंत्र और उसकी चुनौतियां, माही, लोकतंत्र और उसकी चुनौतियां। जैसे हिस्ट्री में आप चाहे तो स्पेक्ट्रम न भी पढ़े तो भी काम बन जाता है। स्पेक्ट्रम में मेनली जरूरत पड़ती है मेंस के लिए, मेंस के लिए। नरेश, पॉलिटी पूरा होगा मतलब मैं समझा नहीं।
हाँ, कोई कोई बुरी नहीं, वो भी अच्छी है। पॉलिटी में एनसीईआरटी नई नई वाली एनसीईआरटी शुभम। और सभी लोगों को मैं एक और बात बता दूं, आप लोग अपने अंदर एक परिवर्तन लाइएगा। जब तक कि एक किताब न पढ़ ली जाए पूरी तरह से, तब तक दूसरी किताब कोई ना खरीदे। यदि आप लोगों ने इस नियम को फॉलो किया कि एक किताब जब तक आप पूरी नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप दूसरी किताब नहीं परचेस करेंगे, आपको जितनी भी किताबें आपके पास होगी बहुत अच्छी तरह से रिवाइज हो पाएगी। जबकि अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, किताबें जी भर कर, मैं दावा करता हूं कि जो भी अभी जितनी क्लासेस हमारी देख रहे हैं ना, हर एक के पास 10-10 किताब, 5-5 किताब तो होगी ही, और केवल किताबों को दिखाकर हवाबाजी कर रहे होंगे। मैं दावा करता हूं कि यदि आपके पास जितनी किताब अभी हैं, अगर आपने उसको भी पूरी ताकत से पढ़ लिया होता ना, तो आज आपकी यूपीएससी की तैयारी 50% रेडी हो जाएगी। आप लोग अपने आप को एक नियम में बांध लीजिए कि जब तक एक किताब न पूरी ताकत से पढ़ ली जाए, दूसरी नहीं ली जाएगी। और एक किताब को 10 बार पढ़ने की आदत डालो। जितना ज्यादा किताबें खरीदोगे, यूपीएससी का बर्डन और यूपीएससी की तैयारी से उतना ही दूर होते चले जाओगे। मतलब अगर यूपीएससी की तैयारी में केवल एक मूल मंत्र कोई बताना है, तो वो मूल मंत्र है कम किताबें बार बार पढ़ना। जितनी कम किताबें तुम बार बार पढ़ोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात कहूं कि मैंने 6वीं 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी आपसे कही, हिस्ट्री की पुरानी वाली, और मैं कहता हूं कि आप उनको 10-10 बार पढ़ लीजिए, आप पढ़ाना शुरू कर देंगे हिस्ट्री, आप पढ़ाना शुरू कर देंगे। और यही प्रॉब्लम हो रही है यूपीएससी में कि इतनी किताबें जमा कर दी है लाल लालियों ने कि जब बेचने के लिए निकालेंगे तो हो सकता है कि 100 किलो की रद्दी निकल जाएगी। और करंट अफेयर में भी यही तकलीफ हो रही है। करंट अफेयर में भी यही समस्या हो रही कि परीक्षा करंट अफेयर में कई लाल लाली क्या क्या कर रहे हैं देखना। एक तो मुझे लगता है कि एक मैगजीन, डेली का न्यूज़पेपर द हिंदू, फिर विज्ञान प्रगति, फिर कुरुक्षेत्र, फिर योजना, फिर किसी मास्टर के नोट्स होंगे, फिर इधर उधर की बातें होंगी। तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर में तो आप लोगों के पास 50-60 किलो की रद्दी तो अभी होगी। बढ़िया हितेश, यही आदत डालो, यही आदत डालो। बस लाइब्रेरी बनाने का टारगेट खत्म कर दीजिए, लाइब्रेरी बनाने का टारगेट खत्म कर दीजिए। मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा विजन, विजन तो मैं भूल ही गया, विजन भी लोग ले रहे होंगे। तो इतना कंटेंट करंट का हो गया कि उसको देखने के बाद पढ़ने का मन भी नहीं होता होगा कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। जो इकोनॉमिक्स के 43 लेक्चर हैं वो सफिशिएंट नहीं है। वो केवल 30 से लेकर 40% सिलेबस है, 30 से लेकर 40% सिलेबस है, लेकिन उससे बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। इसलिए वो केवल एक पार्शियल सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस वो नहीं है। और कंप्लीट के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, या फिर आप अनअकैडमी प्लस पर कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अब बाकी में बलजीत मुझे बताओ कौन सा विषय बच गया। एसेंशियल मटेरियल, एसेंशियल मटेरियल केवल एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी में भी सभी नहीं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जनरल साइंस में 9 और 10th हो गया, या फिर पॉलिटी में 11th हो गई। इन्हीं को हमें सफिशिएंट करना पड़ता है। विजन वाला बिल्कुल बिल्कुल हम कह सकते हैं। एसेंशियल मटेरियल की अगर हम बात करें, एसेंशियल मटेरियल की अगर हम बात करें, तो ये जो एसेंशियल मटेरियल होता है उसका कोई दायरा नहीं होता है। पर मैं आपको कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 किताबें ही पढ़ लेंगे आप लोग, तो यूपीएस मधुकर सर ऑफिशियल नाम के चैनल पर आप सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं हमारी वाली। बिल्कुल भी नहीं माही, बिल्कुल भी नहीं, इतनी एनसीईआरटी की जरूरत ही नहीं है। अगर आप वहां पर केवल 11 क्लास की एनसीईआरटी, 12 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो भी सफिशियंट है। खुद के नोट्स हमेशा बनाने हैं प्रसाद, खुद के नोट्स हमेशा बनाने हैं, आदत डाल दीजिए। यदि आप लोगों ने खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं, तो जब मेंस आएगा, जब पीटी आएगा, और जब आपको बहुत ही कम समय में सब कुछ रिवीजन करना है, सब कुछ रिवीजन करना है, तो उसी में आपको फिर बहुत दिक्कत आएगी। हमारा यही नंबर 7834811405 पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी जानकारी के लिए। और यदि व्हाट्सएप टू, उसके बाद 42 है लास्ट में, 42 है, 42 है।
स्टैटिक और करंट अफेयर में क्या पढ़े, टाइम मैनेजमेंट इशू। मैं बता रहा हूं इसीलिए प्रसाद कि आप करंट अफेयर में इतने ज्यादा दब चुके हैं और करंट अफेयर को इतना ज्यादा आपने कर लिया है कि आप दूसरे विषय कर ही नहीं रहे। स्टैटिक और करंट अफेयर का जो रेशो होता है मेरे हिसाब से 80 और 20% का होना चाहिए। 80% आप स्टैटिक पोर्शन को दीजिए और 20% करंट अफेयर को दीजिए। न्यूज़पेपर से आप करंट नोट्स नहीं बनाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़िए। आप मैगजीन से नोट्स बनाते हैं, मैगजीन से नोट्स बनाते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि नोट्स बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो नोट्स को छोटा बनाइए और जनरली नोट्स में वो पॉइंट लिखिए पॉइंट वाइज। जैसे मान लीजिए कि मैं बनाने जा रहा हूं नोट्स पर महिला सशक्तिकरण पर, तो इसमें आपको जो फैक्ट मिलेंगे उस पर नोट्स बनाइए, फैक्ट पर नोट्स बनाइए और पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए और उसको छोटा करिए, छोटे नोट्स बनाइए, क्योंकि बड़ा तो आप कभी भी कर लेंगे। राज्यसभा, राष्ट्रीय, पीआईबी, सुनील सर की क्लास। अब बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूंगा कि आपको ज्यादा सारी चीजें कवर नहीं करनी, कुछ छोटी छोटी स्मार्ट स्टडी के रूप में तैयारी करनी है ना हो। ठीक है, मैं निक्की वो बता देता हूं कि कौन से दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा, कौन से दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा। तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, जैसे दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्ट सब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे आप जियोग्राफी ले रहे हैं तो जियोग्राफी के साथ आप पॉलिटी ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए। अगर आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट ले रहे हैं तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के साथ आप आर्ट एंड कल्चर ले लिए, आर्ट एंड कल्चर ले रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर को ले लीजिए। और अगर आप, मैं कहूंगा कि जनरल साइंस ले रहे हैं तो जनरल साइंस के साथ आप हिस्ट्री ले लीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट ये होता है, बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने का बेनिफिट ये होता है कि आपको बोरियत नहीं होगी। लेकिन जैसे आप ज्योग्राफी के बाद फिर इकोलॉजी इन्वायरमेंट ले लीजिए तो वो दोनों सब्जेक्ट में मैच होगा तो आपको बोरियत होगी। तो आप थोड़ा सा अलग अलग कॉन्ट्राडिक्ट वाले सब्जेक्ट लीजिए जो एक दूसरे के विरोधी है, जिसमें एक दोनों का संबंध बहुत ही कम है। जैसे मैं कहूंगा कि इकोनॉमिक्स है, तो आप अगर इकोनॉमिक्स ले रहे हैं तो आप चाहे तो इकोनॉमिक्स के साथ जनरल साइंस को उठा सकते हैं कॉम्बिनेशन में। तो आप लोगों को सोचना है कि कौन से दो सब्जेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट ले ले। केंद्रीय योजनाएं वाली जो करंट अफेयर, बिल्कुल हम उसी टाइप में आगे क्लासेस और लेंगे जो तेजी से सारा जो भी इंपॉर्टेंट करंट है उसको कवर कर लेगी। कोई बुक ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ऋषभ, मैं सोशियोलॉजी में ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उपेंद्र गौड़ सर का नाम दे सकता हूँ। उपेंद्र गौड़ सर के आप देख सकते हैं, मटेरियल मिल जाए तो। और अगर आप सर्च करिए गूगल पर कि सोशियोलॉजी के लिए कौन कौन से अच्छे किताबें हैं, तो सभी 4-5 वेबसाइट में दो किताब तो ऐसी मिलेगी जो सबने बोली होगी। इसका मतलब वो किताब तो मैं ले लेनी चाहिए, वो ले लेनी चाहिए। बिल्कुल इसी कॉन्ट्राडिक्शन के साथ पढ़ते चलिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बलजीत, केवल ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को ज्यादा कवर करिएगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए सेलेक्टेड एनसीईआरटी कवर करनी है, बाकी सब्जेक्ट के लिए सेलेक्टेड एनसीईआरटी को कवर करना स्टार्ट करिएगा। सेलेक्टेड एनसीईआरटी कवर करना स्टार्ट करेंगे। जब आप कंप्लीट ज्योग्राफी के पढ़ना चाह रहे हैं तो 6 to 12, लेकिन सबके लिए नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैं कहूंगा कि आप लोग इग्नू का मटेरियल फॉलो कर सकते हैं, बढ़िया है इग्नू का मटेरियल। देखो प्रसाद, अगर हम बात करें तो यूपीएससी में जो हार्डवर्क की हम बात करेंगे उसका केवल एक ही टारगेट है कि चीजों को बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के रूप में लेकर आना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के रूप में लेकर आना है। 6वीं से 12वीं नहीं, केवल 6वीं 7वीं 8वीं माही, 6वीं 7वीं 8वीं टेस्ट आप लगाएंगे कभी भी अप्रैल के महीने में। एग्जाम से 1 महीने पहले टेस्ट लगाए जाते हैं, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले टेस्ट लगाए जाते हैं। पीटी के लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़े, एनसीईआरटी के साथ पढ़े अगर आपको लगता है तो। बिल्कुल जून तक अगर कवर कर लो तो इससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता है धर्मेंद्र, सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। सरिता, लगभग हम सारे विषय लेते हैं, केवल हिस्ट्री और पॉलिटी पर अभी हमने क्लासेस ओपन नहीं की है।
हिस्ट्री और पॉलिटी पर अभी तक हमने कोई क्लास ओपन नहीं की है, और आज हमने 2:30 बजे एक और क्लास रखी है। जितने भी यूपीएससी में आप लोगों के डाउट है, किसी भी टाइप के डाउट जो भी आपके आते होंगे, वो सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस में ऑप्शनल टीचर सिकंदर, शायद एक स्नेहा जो मैडम है, वही मैडम आपको कवर करा देगी। कोई बात नहीं प्रसाद, ये सबके साथ होता है कि कभी हमें कॉन्फिडेंस रहेगा, कभी हमें डिप्रेशन आएगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। पर हमें डेली पढ़ना ही है, बस मेरा एक नियम याद रखो, कॉन्फिडेंस रहे, डिप्रेशन रहे, मन लगे नहीं लगे, लेकिन डेली पढ़ना है, ये पूरा होना ही चाहिए, वो ये पूरा होना ही चाहिए। नितिन, उसमें केवल आप कॉन्फ्रेंस कवर कर लीजिएगा, कॉन्फ्रेंस, बाकी तो मेरे जो वीडियो हैं जिसमें मैंने बेसिक कवर कराया वो सफिशिएंट रहेगा। पॉलिटिकल साइंस में ऑप्शनल में हिंदी मीडियम के टीचर सिकंदर प्लस पर तो हैं, बाकी अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन में कहेंगे तो राजेश मिश्रा सर हैं, त्रिपाठी सर है, उनसे आप कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करें ऋषभ, उसके लिए मैं कहूंगा आज 2:30 बजे वाली हमारी क्लास करना, जिसमें मैंने आप लोगों के डाउट ही डिमांड किए हैं कि जितने भी डाउट है 2:30 बजे वाली क्लास में यूपीएससी पर आप लोगों के जितने भी डाउट है वो सारा कुछ हम देखना चाहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। तो जितना ज्यादा आप अभी कवर कर सकते हैं उन चीजों को कवर करते चलिए। पॉलिटिकल साइंस सिकंदर इसमें पढ़ा रहे हैं, जो एक मैडम पढ़ा आती नहीं है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेती हैं, दोनों में लेती हैं। हाँ बिल्कुल, 2 स्क्रीन 3 स्क्रीन कितनी भी स्क्रीन में आप देख सकते हैं, पर एक साथ नहीं, अलग अलग आप कभी लैपटॉप पर कभी मोबाइल पर देख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी ऑप्शनल लगभग 4.5 महीनों का सिलेबस है, 4.5 महीनों का सिलेबस है। नहीं ऋषभ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, लेकिन इंटरव्यू के लिए दिल्ली जरूर आना, इंटरव्यू के लिए दिल्ली जरूर आना, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी आपको ज्यादा बेटर दिल्ली में मिल जाएगी। इन्वायरमेंट के लिए एनसीईआरटी नहीं होती है, इन्वायरमेंट के लिए एनसीईआरटी नहीं होती है। टॉपर्स में बस निरंतर टॉपर पढ़ता चला है और कम किताबें पढ़ी, इसलिए टॉपर बन गया है, और बाकी लोगों ने बहुत किताबें पढ़ ली है और निरंतर पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आंसर राइटिंग की कॉपी के लिए भी आप 8800 पर भेज सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया है उस पर भी आप आंसर राइटिंग के लिए भेज सकते हैं। जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 2:30 बजे में, आप लोगों के जितने भी डाउट है यूपीएससी से जुड़े हुए, जो भी डाउट है, वो किसी भी टाइप का डाउट हो, किसी भी एग्जाम का डाउट हो, आप 2:30 बजे की क्लास को ज्वाइन करिएगा, जिसमें सारे डाउट सेशन हम लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। माही, हमें अब आप पूछिए सभी लोग, माही, बलजीत, सिकंदर, हमें आप 12 बजे 2:30 बजे वाली क्लास में मिलिए, 2:30 बजे वाली क्लास में मिलिए। जो भी डाउट है, जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं। बाय, गुड डे।